आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे डेली आपको करंट अफेयर की क्लास दी जा रही है। तो उसी क्रम में आइए हम लोग आज भी अपने करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। बिना अपने समय गवाए, बिना फालतू बातें किए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। पहली जानकारी साथियों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को 29 अक्टूबर 2020 को 29 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग का 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल का शुभारंभ किया है। साथियों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना। पंजीकरण प्रक्रिया में जो भी खामियां हैं उन सभी खामियों को कम करने का इस पोर्टल के माध्यम से, अर्थात धरणी पोर्टल के माध्यम से इन सभी पंजीकरण प्रक्रिया में जो भी खामियां हैं इसको दूर करने का उद्देश्य है। अगली जानकारी है साथियों कि भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम से एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वॉयस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवा का समर्थन करेगी। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है।
भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वॉयस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगी। ठीक साथियों, अगली जानकारी की अगर बात करें तो अगली जानकारी है यूपी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में आने वाले ऐसे मरीज जो कोरोना पीड़ित न होकर किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए हैं, उनकी इलाज से पूर्व की जाने वाली कोरोना जांच सस्ती कर दी गई है। इसके तहत जहां नॉन कोविड केयर के मरीजों को कोरोना वायरस की RT-PCR जांच में 60% की कमी करते हुए 600 रुपए निर्धारित कर दी गई है। अभी तक ऐसे मरीज को कोरोना टेस्ट के लिए 1500 रुपए देने पड़ते थे। साथियों, हमारे जो है उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेज, जो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं अथवा चिकित्सा संस्थान जो भी हैं, उस सभी संस्थानों में जो मरीज कोरोना पीड़ित न होकर किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आते हैं और अगर उनकी कोविड-19 की जांच की जाती है तो वो कम पैसे में की जाएगी। इसके तहत जहां नॉन कोविड केयर के मरीज कोरोना वायरस के RT-PCR जांच में 60% की कमी करते हुए 600 रुपए निर्धारित कर दी है, मतलब 600 रुपए कर दी है। अभी तक ऐसे मरीजों कोरोना टेस्ट के लिए अभी तक 1500 रुपए देने पड़ते थे, जो कि आप किसी भी संस्थान में, चिकित्सा संस्थान में आप जाते हैं कोरोना के अलावा और कोई जांच करवाने, तो वहां आपको 1500 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अब उस जांच को 1500 रुपए से कम करके 600 रुपए कर दिया गया है। ये अगली जानकारी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। साथियों, इससे भी बेहतर जानकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण की 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है, मुंबई में जारी बैंक की विज्ञप्ति में बताया गया कि मुंबई में जो भी विज्ञप्ति इसके लिए जारी की गई थी, उसमें बताया गया कि इस ऋण से भारत में जापानी वाहन निर्माता कंपनियों के कारोबारी संचालन के लिए धन के सुचारू प्रवाह में मदद मिलेगी। मतलब इसके द्वारा जापान में जो भी वाहन निर्माता कंपनी हैं, उनके कारोबार संचालन के लिए धन के सुचारू प्रवाह में मदद मिलेगी। और समझौता के तहत 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिए जाएंगे। मतलब इस समझौते में 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि अन्य भागीदार बैंक देंगे, अर्थात शेष राशि भारतीय स्टेट बैंक देगी। ये जानकारी है। इसके साथ अगली जानकारी साथियों, इसके साथ ही हम लोग अगली जानकारी की अगर बात करें तो अगली जानकारी हम लोग यहाँ पे
देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी और भी इससे संबंधित जो मिलती है उसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी दी जाती है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। साथियों, अगली जानकारी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर जियो पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जियो पेमेंट बैंक ने सेक्शन 47(1)(c) का उल्लंघन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी इसे साथियों हम लोग मिटाते हैं। इसी में साथियों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ इसे हम मिटा देते हैं और थोड़ा सा तेलंगाना की बात की गई है, तो तेलंगाना राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देखते हैं। तेलंगाना राज्य की बात की गई है। तेलंगाना, तो साथियों अगर तेलंगाना राज्य की राजधानी की बात किया जाए तो हैदराबाद राजधानी, हैदराबाद, और यहाँ की राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। और उसके बाद अगर यहाँ के तेलंगाना के गठन की बात किया जाए तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। 2 जून 2014 को किया गया था और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। सौंदरराजन। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो के चंद्रशेखर राव जी हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, राजभाषा तेलुगु, और अगर इसके गठन की बात किया जाए तो 2 जून 2014 को किया गया और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। अगर यहाँ तेलंगाना में विधान परिषद भी है साथियों। विधान परिषद, यहाँ विधान परिषद की 46 सीट है। विधानसभा की बात किया जाए, विधानसभा 119 सीट है। राज्यसभा की 9 सीट, लोकसभा की 17। राज्यसभा की 9 सीट और लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा की 17 सीट और राज्यसभा की 7 सीट, 9 नहीं 7 सीट है। साथियों तेलंगाना में विधान परिषद भी है। विधान परिषद की 46 सीट, विधानसभा की 19 सीट, राज्यसभा की 7 सीट और लोकसभा की 17 सीटें हैं। ठीक साथियों, ये हम लोग तेलंगाना राज्य के बारे में जानकारी थोड़ा सा लिए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे कराए जाते हैं, जो कि काफ़ी मेहनत से इकट्ठा करने के बाद आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है, बेहद मेहनत के साथ। बस आप लोगों का स्नेह प्यार चाहिए, इसके अलावा और कुछ हम लोगों को नहीं चाहिए, और आप मन लगा के बस अपनी पढ़ाई करिए। तो साथियों अगली जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर
मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर ऑफिसर की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर जियो पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जियो पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जियो पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जियो पेमेंट बैंक ने सेक्शन 47(1) का उल्लंघन किया है, ऐसा रिजर्व बैंक ने पुष्टि की है। साथियों, अगली जानकारी है कि वेस्टइंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में कितने छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगली जानकारी है, वेस्टइंडीज ने क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें क्रिस 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल के खिलाफ मैच में 7वां छक्का लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि वेस्टइंडीज के केरिन पोलार्ड 690 छक्के के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 690 छक्के के साथ दूसरे स्थान पे हैं। अगली जानकारी साथियों कि 1 नवंबर को विश्व भर में, अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर को विश्व भर में कौन से दिवस के रूप में बनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व भर में विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में जाना जाता है। कल 1 नवंबर था साथियों, तो 1 नवंबर को विश्व भर में विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेजन डे, विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व भर में विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथियों, यह विश्व स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समूह शाकाहारी प्रथाओं की वांछनीयता और लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही आज के दिन इंटरनेशनल लेनॉक्स गैस्टेड सिंड्रोम अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेनॉक्स गैस्टेड सिंड्रोम अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। आज 1 नवंबर के दिन ही इंटरनेशनल 1 नवंबर के दिन ही इंटरनेशनल लेनॉक्स गैस्टेड
सिंड्रोम, सिंड्रोम, अवेयरनेस, अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल लेनॉक्स गैस्टेड सिंड्रोम अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेनॉक्स गैस्टेड सिंड्रोम अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसी क्रम में साथियों अगली जानकारी है कि केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने किस राज्य में 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खेल से संबंधित है तो जरूर ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो इसलिए इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो साथियों केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राजस्थान के जैसलमेर में जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबी 200 किलोमीटर लंबी वॉकेथॉन फिट इंडिया वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना किया। इस फिट इंडिया वॉकेथॉन को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP द्वारा आयोजित किया गया है जो कि 3 दिनों तक चलेगी। यह जो वॉकेथॉन फिट इंडिया वॉकेथॉन वो 200 किलोमीटर लंबी वॉकेथॉन को हरी झंडी है, इसे जो इन्होंने दिखाया कि यह प्रतियोगिता जो है भारत तिब्बत पुलिस सीमा के द्वारा आयोजित किया गया है और यह 3 दिनों तक चलेगी। अगली जानकारी की बात किया जाए साथियों, अगली जानकारी इंपॉर्टेंट जानकारी देखा जाए तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया जिसमें मंत्रालय के अधीन आने वाले अन्य संगठन के लगभग 1000 अधिकारी ने भाग लिया। 1000 अधिकारियों ने भाग लिया। अगली जानकारी साथियों, जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस सीन कॉनरी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पहले एक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका को बड़े पर्दे पर उतारा है। वह 007 सीरीज की 7 फिल्मों में बतौर जेम्स बॉन्ड नजर आए थे। जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस सीन कॉनरी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसे आप लोग नोटिस रखिएगा। अगली जानकारी साथियों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया और साबरमती रिवरफ्रंट को जोड़ने के लिए किस सेवा का उद्घाटन किया? तो ये तो आपको पता ही है कि समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया। समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया अहमदाबाद के केवड़िया से एक जलीय हवाई अड्डे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को साबरमती रिवरफ्रंट को जोड़ने के लिए समुद्री विमानन सेवा का उद्घाटन किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए उसके लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया। साथियों, अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। जो भी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी हुई है 182 फीट की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो 182 फीट ऊंची प्रतिमा जो विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा के रूप में बनाया गया है, यह एक रिकॉर्ड है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और अगर बात किया जाए तो यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। जो भी यह सरदार सरोवर बांध है, यह नर्मदा नदी का एक नहीं साधु बेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है। और अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई 182 फीट, इसकी ऊंचाई 182 फीट नापी गई है। सॉरी 182 मीटर, 182 मीटर का मतलब इसमें लगभग आप 3 का गुणा अगर करेंगे तो ये 597 फीट आएगी। 597 फीट, 182 मीटर और 597 फीट आएगी। और अगर बात किया जाए तो यह आधार से 240 मीटर की ऊंचाई है। आधार से, बेस से, अगर इसकी आधार से ऊंचाई देखा जाए, आधार से ऊंचाई, तो यह 240 मीटर है। अब इसी में आप अगर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये लगभग 790 फीट आएगी। 790 फीट इसकी ऊंचाई आएगी और मीटर में 240 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। अब इसकी दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो कि चीन में है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, यह दूसरी सबसे ऊंची है। नहीं तो जब तक यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनी थी तब तक ये पहले नंबर पे थी, जिसकी आधार से ऊंचाई लगभग 208 मीटर है। ये स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध जो है, इसकी आधार से ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो यह 208 मीटर है। 208 मीटर। और अगर फीट में बात करेंगे तो यह 682 फीट है। ओके साथियों, और अगर बात किया जाए तो
तो इसका जो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का कार्य 31 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी का कार्य आरंभ 31 अक्टूबर 2013 को 31 अक्टूबर 2013 को, और अगर इसके उद्घाटन की बात किया जाए, उद्घाटन तो 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किए थे। सरदार पटेल के जन्म के अवसर पर यह बनाया गया था या उद्घाटन किया गया इसका। ठीक साथियों, ये कुछ जानकारी हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए गए, जो कि आपके एग्जाम से में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कहा। साथियों, अगर बात किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोरोना काल के बाद पहले गुजरात के दौरे पर केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है। साथ ही वे केशुभाई की श्रद्धांजलि देने के बाद मोदी महेश कनोडिया को श्रद्धांजलि देने उनके घर भी पहुंचे। अगली बात करें साथियों, अगले अगर इम्पोर्टेंट नॉलेज की बात करें, जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उसकी ओर रुख करें। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर किया जाएगा, क्लास जिससे ज़्यादा लंबी ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोरोना काल के बाद गुजरात के दौरे पर केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की। सरदार पटेल प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की। जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की। जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की। अगली अगर बात किया जाए, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐप का शुरुआत किया, जिसका नाम ग्रीन दिल्ली ऐप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की। ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की। साथियों, अगर हम ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत किया गया। इसका इस्तेमाल कर लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से अर्थात ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल लोग करेंगे, और इसके माध्यम से लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण मतलब कौन लोग कचरा जला रहे हैं इसकी जानकारी, औद्योगिक प्रदूषण कौन दिल्ली में कर रहा है इसकी जानकारी, और धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे। साथ ही इस ऐप पर प्रदूषण संबंधी कोई भी शिकायत और वीडियो
भी जारी किया जा सकता है। और अगली जानकारी साथियों, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को प्रोत्साहन के लिए और जूट के खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी योजना की घोषणा की, जबकि पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र और कैबिनेट कई घोषणाएं कर चुकी है। साथ ही अब से खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट के बैग व बोरे का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात जूट का जो बैग होगा या बोरा होगा इसके लिए खाद्यान्न के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक साथियों, अगली जानकारी, 24 वर्षीय अमेरिकी धावक विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। कोलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है, इस कारण वह अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक साथियों, और इसी के साथ हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। हम लोग क्लास को आत्मनिर्भर भारत की अगर एक क्वेश्चन और है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत किसने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत की बात किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए के तहत भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग का शुभारंभ किया। SAI का शुभारंभ किया, अनुप्रयोग का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI का शुभारंभ किया। साथियों, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर के थे, आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने के 99% चांस रहते हैं। तो साथियों, आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन को नोटिस करिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। और अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को आप सब्सक्राइब करिएगा। ये आपका एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद आपके इस YouTube चैनल पे चैप्टर वाइज एकदम अच्छे से सिलेबस के साथ कुछ न कुछ मेन सब्जेक्टों की क्लास स्टार्ट की जाएगी। बस आप लोग अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे अपना स्नेह भाव बनाए रखिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।